नाजरीन आदाब, मुनसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम बातें क़ानून की में मैं एतमाद आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम वाकिफ़ हैं कि हमारे इस प्रोग्राम बातें क़ानून की में हर हफ्ते हम एक क़ानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको अपने हुकूक़ से वाकिफ़ करवाएं। आज हमने स्टूडियो में फिर से एक बार मदऊ किया है एक यंग एंड डायनामिक एडवोकेट जो तकरीबन एक दहे से क़ानून और माशरे की खिदमत कर रहे हैं। आपकी इसी खिदमत और काबिलियत को देखते हुए हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में उकला बिरादरी ने कसीर तादाद में वोट देते हुए आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए इलेक्ट किया। तो आइए नाजरीन, आप और हम अपने इस प्रोग्राम बातें क़ानून की में अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब को का खैर मकदम करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, फिर से एक बार हमने आपको ज़हमत दी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में। आपसे मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा, उससे पहले चाहेंगे कि नाज़रीन हमारा फिर से एक बार इस प्रोग्राम का टॉपिक नोट कर लें। हमारा आज का प्रोग्राम पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के टॉपिक से जुड़ा है, ट्रांजैक्शन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी मकानदार और किराएदार के बीच के मामलात। प्रोग्राम पिछले एपिसोड में हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू किए हैं और उस प्रोग्राम में हमने ये जाना कि मकानदार और किराएदार के बीच के जो मामलात होते हैं उसके लिए हिंदुस्तान में क़ानून बनाया रेंट कंट्रोल एक्ट, जो 1960 में आंध्र प्रदेश का है। हर, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हर स्टेट का अलग अलग एक एक्ट बना हुआ है, प्रोविजंस तकरीबन सिमिलर होते हैं, कुछ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। मैं फिर से एक बार आपको ज़हमत दूंगा, जो नाजरीन आज हमसे जुड़े हैं उनके लिए आप सरसरी तौर पर एक ब्रीफली हमें बता दें कि रेंट कंट्रोल एक्ट किस लिए बनाया गया, इसका क्या मकसद है। एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे होती है। जब आंध्र प्रदेश कायम हुआ है 1960 में, ये आंध्र प्रदेश बिल्डिंग लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट 1960 आया है, जो 12 अप्रैल को ईजाद हुआ है। ये मद्रास रेंट कंट्रोल एक्ट और हैदराबाद हाउसेस रेंट कंट्रोल एक्ट को दोनों को मर्ज करके इंटीग्रेट करके 1960 में इस एक्ट को आंध्र प्रदेश में बनाया है। जो मद्रास एक्ट था जो आंध्रा एरिया में अप्लीकेबल था, और हैदराबाद हाउसेस रेंट कंट्रोल एक्ट जो था वो तेलंगाना को महदूद था। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट कायम हुआ आंध्र प्रदेश, तो एक नया एक्ट बनाने की ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी जी। तो उस बिना पर 12 अप्रैल 1960 में इसको लेके आए। एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की जिम्मेदारी होती है इसको लागू करने के वास्ते जी। उस बुनियाद पे आंध्र प्रदेश में ये लागू है। मकानदार और किराएदार के जो मामलात होते हैं उसको एक तहरीरी शक्ल दी जाती है, उसको लीज डीड आपने बताया था पिछले एपिसोड में, लीज डीड कहते हैं जी। लीज डीड के मुतालिक आप बताएं कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या उसके फ़वाइद है और क्या नुकसान है। जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में भी बताया हूँ, लीज डीड को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इट इज़ अ रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। जब भी कोई भी मकानदार किसी को किराए को दे रहा है, वो 11 महीने का क्यों ना हो, 11 साल का क्यों ना हो, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसमें दोनों का भी भला। जी, रजिस्ट्रेशन करवाने से फ़ायदे यानी क्या? रजिस्ट्रेशन करवाने से फ़ायदे ये है जी, जैसे तहरीर में लेते हैं जी, रजिस्ट्रेशन में जो टर्म्स रहेंगे उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो टर्म्स को एनफोर्स करने के वास्ते जी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है, सिटी सिविल कोड है, उसमें उसके बेनिफिट्स लेने का है तो उसको अप्रोच होना है तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कंपलसरी है जी। तो उसके फ़ायदे भी उसी है, उसके जो भी राइट्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी राइट्स है, सिविल राइट्स है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो दोनों चीज़ें दोनों ओनर्स पर और आपके टेनेंट पे लागू जिम्मेदारी हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो फॉलो करें। जी। इलीगल एविक्शंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इलीगल एविक्शन है, 5 साल का डॉक्यूमेंट है, 5 साल की टेनेंसी है, 1 साल के बाद निकल जाइए क्योंकि मेरे को दूसरा रेंट ज़्यादा आ रहा है, तो वो निकाल नहीं सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो उसको मसला रहेगा। जी। एक अहम सवाल जो मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था, अभी भी करना चाहूँगा, जो नाज़रीन आज हमसे जुड़े हैं उनको ये बता दें कि मकानदार जब किसी को भी प्रीमाइसेस देता है या किराया
मकान देता है या दुकान देता है किराएदार को, तो किन चीज़ों को जहन में रखे इन किराए पर देते वक्त? मकानदार की जिम्मेदारी है वो अपना मकान किस शख्स को दे रहा है वो जान ले, पहली बात। दूसरी बात, वो जो शख्स है उसकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़ जो होता है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, उसको भी जांच ले। उसी के साथ साथ उसको आईडी प्रूफ भी अगर ले ले तो बेहतर है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो उसके फ़ायदे ज़्यादा है। लीज डीड में एक लॉक इन पीरियड का जिक्र हमेशा आता है जी, ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, इस पर आप रोशनी डालिए। जी, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे लीज डीड तहरीर में रहेंगे तो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि 5 साल से पहले ने, फॉर एग्जांपल लॉक इन पीरियड को मैं अब डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। 15 साल का टेनेंसी है, जो लीज डीड है 15 साल की है, रजिस्टर्ड है, मगर इसके अंदर ओनर चाहता है कि 5 साल से पहले खाली ना करे। अगर वो खाली करना चाह रहा तो 5 साल का जो टेनेंसी का जो अमाउंट होगा, रेंट होगा, वो उसको पे करना रहता। जी, लॉक इन पीरियड जो 15 साल का जो डॉक्यूमेंट है, 15 साल की जो टेनेंसी है, 5 साल से पहले खाली नहीं कर सकता। अगर उसको करना भी है तो ही हैज़ टू पे कंपनसेशन एंड डैमेजेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसको लॉक इन पीरियड बताया जा सकता है। उन्होंने खाली भी नहीं करवा सकते 5 साल तक, और वो खाली करके जा भी नहीं सकता। अगर 1 साल का है, किराया नहीं बन सकता, तो उसको ही कैन क्लेम रेमेडी। जी, म्यूचुअल अगर कंसेंट हो तो वो तो म्यूचुअल कंसेंट है तो कभी भी जी राइट्स लेना है नहीं लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई मकानदार है, उमूमन जी। ऐसा होता भी है, हिंदुस्तान की शहरी है या और कोई भी मुल्क के शहरी हो, वो जी। कमाने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, या जी। अगर स्टेट है तो दूसरे स्टेट में भी जाते हैं। जी, तो उन हालात में जो किरायानामा होगा वो किसके नाम पर बनाया जाएगा अगर ओनर उसका उस शहर में या उस मुल्क में मौजूद ना हो? तो बेहतर है एक जीपीए ले लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर है फलां फलां, वो बाहर रहते हैं तो उनके घर में उनके अहलिया है, उनके बच्चे हैं, जीपीए ले लेके जीपीए थ्रू जीपीए एग्जीक्यूट करे तो बेहतर है। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होना है तो पार्टी ज़रूरी रहती है एग्जीक्यूटेंट को, इसी वजह से जीपीए अगर ले रहे तो बेहतर है। यानी अगर वो ओनर है, उनके भाई है या उनके बेगम है, या उनको जिसके भी नाम पर वो जीपीए दिया गया, एजीपी जीपीए जो भी दिया गया है, जी, उनसे वो माहिदा किया जा सकता है, वो वैलिड है। जी, एजीपीए नहीं, एग्रीमेंट ऑफ सेल कम जनरल प्रॉफिट नहीं होता। जीपीए फॉर ओनली टू गिव द शेड्यूल प्रॉपर्टी फॉर लीज। तो अगर वो उसको भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? उसको भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वहाँ से नोटराइज होकर यहाँ पर वैलिडेशन करवा के उसके बिना पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, एक हमें लेटर भी उसूल हुआ है। नाज़रीन, हम बता दें कि आपको हमें काफ़ी सारे लेटर्स भी आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है बातें कानून की। कई लीगल ओपिनियंस लोग हमसे पूछ रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को लाइव भी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अपने तासुरात, अपने ओपिनियन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें भेजें कि हम ताकि इसको लाइव प्रोग्राम कर सकें। इसके लिए हमारा पता आप प्रोग्राम के आखिर में नोट कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम एक लेटर आपके सामने बताना चाहेंगे कि एक साहब है जो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आपने सैयद मजरुद्दीन साहब ने लेटर भेजा है। उसमें आप लिखते हैं कि यूनियन बैंक को आपने अपना एक प्रीमाइसेस जो है किराए पर दिया था। 10 साल 11 साल का अरसा गुजर चुका है। 10 साल तक उस लीज डीड में ये तहरीर किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बैंक भरेगा, लेकिन आज 10 साल के अरसे के बाद अचानक से बैंक वालों ने वो प्रॉपर्टी टैक्स देना छोड़ दिया है। जी, अब इन हालात में वो क्या कर सकते हैं? जी, ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन है 15 साल का है, 11 साल का अरसा हो गया है, 11 साल तक बने नहीं बने ये भी पता करना चाहिए। अगर 11 साल तक बैंक बनी है, अब ये 12वां साल नहीं बनती हो रही तो ये गलत है। ओनर कभी भी उसको एविक्शन ले सकता है नोटिस देके, प्रायर नोटिस। एविक्शन तो डायरेक्ट फिर खाली कराने की बात हो जाए, लेकिन क्या उनको जो है डिमांड कर सकता है, समरी सूट डाल सकता है, जो भी बल्दिया का टैक्स होगा वो क्लेम कर सकता है। जी, ये भी एक राइट है उसका। जी, एक हमारे पास लेटर है, उसका मैं आपको खुलासा बताता चलूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब हैदराबाद से ही, दक्कन हैदराबाद से आपने हमें ओपिनियन चाहा है कि एक आप साहब ने एक मलगी किराए पर दी थी। जी, जिस साहब के नाम पर ये लीज डीड बनाया गया था, वो साहब अब अमेरिका में है और वो जाते वक्त उनके भाई को उस मलगी को हैंड ओवर करके चले गए हैं। जी, अब रफ़ी साहब चाहते हैं कि वो ख़ुद का उस मलगी में कारोबार स्टार्ट करें। जी, और एविक्शन के लिए वो साहब एविक्ट नहीं हो रहे हैं, निकलना नहीं चाहते। अब इन हालात में वो किस शख्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं? अगर रफ़ी साहब
अगर ये मलगी किराए को दिए हैं, जिसको भी दिए हैं उन्होंने इस मुल्क में नहीं है, वो किसी दूसरे को बिठाए हैं, अगर उन्होंने राज़ी नहीं है, देना नहीं चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो he can approach to the competent authority under AP Rent Control Act. He can file a petition application saying that he want, वो खाली करवाना चाह रहे हैं, इस बुनियाद पे उनको रिलीफ मिल जाएंगे। जो मेन जो लेसी है वो तो यहाँ पर नहीं है, तो किसके नाम पे पिटिशन फाइल करेंगे? उनको जो आप कह रहे हैं तहरीर में जो डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस रहेगा उसको तो पहले एड्रेस करना चाहिए, और जहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है जो किराए को दिए हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए जी। करते हुए आप एप्लीकेशन मूव करना चाहिए कि वो नहीं कि कोई दूसरा है अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन गया है, उस बुनियाद पे मैं ये ले रहा हूँ, जिस वजह से दिए थे वो वजह भी नहीं है, जिस बिज़नेस के वास्ते दिए थे पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस में वो भी डिसाइड होगा उसमें, अगर देखे तो पता चल जाता जी। तो जैसा कि रफ़ी साहब को और सैयद मज़हर साहब को अपने अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। आप मज़ीद हमसे इस तरह से सवालात पूछ सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात हम देते चलें जब तक कि हमारा प्रोग्राम लाइव नहीं हो जाता। आगे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब कभी किराए पर किराएदार मलगी हो या मकान हो लेता है, किराया देता है मकानदार को, इसके एवज़ में क्या रसीद उसको दी जाना चाहिए, ये उसका राइट है, या रसीद कितनी अहमियत रखती है? हाँ, किराएदार को किराए की रिसिप्ट लेना ज़रूरी है जी। अगर किराए की रिसिप्ट नहीं ले रहा है तो कल के दिन वो ओनर क्लेम भी कर सकता है कि भाई मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो इलीगल एविक्शन कराने के चांसेस है। अगर दोनों के टर्म्स अच्छे हैं, चल रहा, वो अलग बात है, मगर एज़ पर उनके जो हुकूक़ है किराएदार के, उनको रसीद लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने लीज डीड भी लिखवा लिए हैं उसी तरीके से लीज रसीद पूछ सकते हैं जी। महीना। ये ओरिजिनल जो लीज डीड का डॉक्यूमेंट होता है वो रजिस्टर्ड करवाने के बाद किसके पास रखा जाए, मकानदार के पास होता है या किराएदार के पास? ओरिजिनल मकानदार के नहीं होता है, अगर रजिस्टर्ड होगा तो इट हैज़ बिकम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं, कितने भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं जी। तो ओरिजिनल तो मकानदार रहेगा कि डुप्लीकेट कॉपी या फिर सर्टिफाइड कॉपी आप किराएदार के पास रख सकते हैं जी। अनरीजनेबल एविक्शंस का आपने जिक्र किया था, किसको अनरीजनेबल एविक्शंस कहा गया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किराए को दिए हैं 5 साल के वास्ते अपनी प्रॉपर्टी, मकानदार किराएदार को दिया है 5 साल के वास्ते, जो किराया फ़िक्स करे है 3,000 रुपये, कल के दिन 1 महीना भी नहीं गुजरेगा, कोई आएगा 3 की जगह 6,000 दे दूँगा, तो उस वक्त जो किराएदार है वो बेनिफिट ले सकता है। ये अनरीजनेबल एविक्शन है, वो कोर्ट को जाके कोर्ट में भी डिपॉजिट कर सकता है अगर वो रेंट नहीं ले रहा, तो इसका बेनिफिट लॉ में है जी। ये आंध्र प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट जो माहदा हुआ है उसके बरक्स वो किसी और वक्त या और साल में उसको नहीं बिना वजह या कोई ऐसी वजह जो वजह ही ना हो जी, उसको अनरीजनेबल एविक्शन मान लीजिए किसी किस्म की नाइत्तेफाकी अगर दोनों के बीच हो जाती है जी, उन हालात में मकानदार को किराएदार को एविक्ट कराने के लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करना होगा और कितना वक्त उसे देना चाहिए? अब इसके अंदर मकानदार के और किराएदार के दोनों के हुकूक बरकरार रहेंगे जी। अगर तहरीर में है, रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट जी, तो उनके दोनों के राइट्स आप अप्रोच होकर कंपीटेंट अथॉरिटी को ले सकते हैं। अगर किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं, नाइत्तेफाकी भी अगर हुई है तो किस टर्म्स पे हुई, अगर टर्म्स फॉलो करना है तो दोनों अपने राइट्स ले सकते हैं। जिस तरीके से मकानदार को बेनिफिट है इसमें, उसी तरीके से किराएदार को भी बेनिफिट है एक्ट के तहत जी। तो यानी मकानदार और किराएदार अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम भी होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। फिर भी अगर दोनों में ना जमती हो तो मकानदार कम से कम जो 2 महीने का या 1 महीने का जो भी आप लीज डीड में लिखा गया है उतना नोटिस दे सकते हैं। मंथ टू मंथ टेनेंसी में 1 महीने की नोटिस काफ़ी है जी। नाजरीन, इस टॉपिक पर यानी ट्रांजैक्शन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट यानी मकानदार और किराएदार के बीच के मामलात पर हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।